अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लियाना मलिक की कलम से तहरीर करदा नावल हमराज के एपिसोड नंबर 12 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को उसके हिसार में पाया था। वो उसकी गर्दन में मुंह दिए उसके निहायत करीब लेटी उसके गिर्द एक हाथ रखे गहरी नींद में सो रही थी। उसके खूबसूरत घने स्याह बाल चेहरे पर साए की तरह फैले हुए थे, जबकि पाकी बिस्तर पर थे। वो यकटक से उसके वजूद को अपने पास देखे गया था। फिर रात की कहानी एकदम से उसके जहन में चली थी। वो किस तरह उसके पास आई थी और खुद किस तरह उसकी तरफ पेशकदमी की थी। आर्ज़म ने वॉल क्लॉक पे नज़र डाली तो 7 से ऊपर वक्त हो रहा था, जबकि यूं नहीं जाने के लिए वो 8 बजे तक निकल जाता था। न जाने आज वो कैसे इतना ज़्यादा देर तक सोता रह गया था कि सुबह की नमाज भी रह गई थी, मगर अपने ऊपर काबिज लैलक के वजूद को बस देख कर ही रह गया था। समझ से बाहर था कि उसे हाथ लगा के उठाए कि ना उठाए। इत्तफाकन आज वो भी देर तक सोती रही थी, वरना वो खुद भी जल्दी उठ के किचन में जा चुकी होती थी। उसने खामोशी से उठना चाहा था अपनी कमर के गिर्द उसका नाजुक हाथ का हिसार को वो नरमी से दूर करना चाहता था। उसका मुलायम हाथ थाम कर उसने अपने गिर्द से उसके हिसार तोड़ा था, मगर आगे का क्या। वो एक पाँव भी उसकी टांग पर रखकर शायद आर्ज़म को अपना बिस्तर समझ बैठी थी। वो उलझ सा गया था क्योंकि वो उसको इम्तिहान में डाल रही थी, क्यों उसके ज़ब्त को आजमा रही थी। उठो लैलक। अब उसकी आवाज़ ज़रा झंझलाहट भरी थी क्योंकि वो वक्त का पाबंद शख्स लेट हो रहा था और कहीं ना कहीं लैलक की इस कदर कुर्बत उसके लिए जानलेवा थी। जब भी वह सख्त लहजा बनाए गोया हुआ था। लैलक कम ऑन गेट अप। उसके कोई भी सही ना करते वजूद को देखकर उसके चेहरे पर से उसके बाल अपने मजबूत हाथ से हटाता हुआ बोला था। बाल हटाने से उसकी रोशन और आनी चेहरा खुल के सामने आ चुका था। वो बेखुदी में सर्दी से सुर्ख पड़ते फूले हुए गाल को छूने के गर्ज से अपना हाथ उसके गाल पे रख चुका था और उसकी उंगलियां नरमी से लैलक के गाल को सहलाने लगी थी। लैलक, न जाने कहाँ से उसके लहजे में इतनी नरमाहट और प्यार आया था कि वो एक कोहनी बेड पे टिकाए उसके चेहरे पर झुका मध्यम और मखमूल लहजे से गोया हुआ था। उसके हाथ का लम्स था ये जानी पहचानी कलोन की महक, जो 2 हफ्तों से वो अपने करीब सी महसूस कर रही थी। ये शीरी लहजा कि वो आंखें खोलकर नींद से जाग उठी थी, मगर होश तो तब उड़े थे जब अपने ऊपर झुके हुए आर्ज़म को उसने देखा था, जो खोए हुए हवास के साथ यकायक उसे देखने में महफ था। उसके चेहरे के एक एक खूबसूरत नक्श को हिफ्ज़ करने के अमल में था। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। वो कैसे उसके इतना करीब आ सकता था? क्या वो शर्तें भूल चुका है? वो उससे बदगुमान होती अपने हाथों से उसे पीछे करती हड़बड़ा के उठ बैठी थी और लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। वो हैरत से पहले लगने वाले धक्के पे गौर करने लगा था, फिर उसके हिलते वजूद और तेज चलती सांसों की रवानी को महसूस करने लगा था। बिस्तर पर पड़ा वो उसकी पुश्त पे बिखरे बालों को नज़रअंदाज नहीं कर सका था। ये बाल ही तो उसकी कमज़ोरी बनते जा रहे थे। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर क्यों जान हवा हो रही है? वो तकिए पे सर रखे लेटा हुआ उसके बालों के एक गुच्छे को अपने हाथ में भरता हुआ उसके सरापे की रानाइयाँ से नजरें चुराता हुआ बोला था, क्या बोल रहे हैं आप? वो अपने दिल पे हाथ रखती ही हालात समझने की कोशिश में थी। जब उसके इस कदर बेबाक जुमले पे तो वो हल्कान सी हो गई थी। आवाज़ तो मैंने मानो जैसे गुम ही हो गई थी। यही कि मुझे क्यों आजमाना चाह रही हो? उसने उसके बालों को छोड़कर उसका बाजू थामा था और ज़रा सा झटका दिया था। वो इस अफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार न थी। एकदम से एक बार फिर उसके पहलू में जा लेटी थी। तुमने मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन समझा हुआ है कि जैसा मुझे चलाओगे मैं चलता जाऊँगा? इंसान हूँ, वो भी मर्द। वो उसे अपने पहलू में गिराए उसके सुर्ख चेहरे को घूरता वह सख्त आवाज़ में बोला था। नरमाहट और शीरी लहजा जैसे गुम सा हुआ था। आर्ज़म, आप मुझे इस तरह अपने पास नहीं कर सकते। निकाह से पहले आपने मेरी बातों पे यस कर दिया था। वो आंखें बंद किए लरसते वजूद और मध्यम चलती सांसों के साथ बहुत ही आसानी से उसे तमाम बातें याद दिला रही थी। लहजा इस कदर साफ और वाज़ेह था कि आर्ज़म दंग रह गया था। जब इस कदर हर चीज़ की नोयत को वो जानती है तो कल रात क्या ड्रामा था? फिर क्या ड्रामा था? मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी थी कि तुम मेरे बेड पे ज़रा सा भी कब्जा जमाओ मेरी मौजूदगी में। तुम मेरे साथ खेलना चाह रही हो। आई एम ट्राई फॉर यू कि खेलोगी और फिर दिल भरेगा तो छोड़ दोगी। वो इस कदर बुरी तरह धाड़ा था कि वो जी जान से कांप गई थी। आर्ज़म के लहजे में तज़हीक और जिल्लत महसूस करके उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पे फिसलने लगे थे। रात को जो उसने किया था वो अपने होशो हवास में किया था, मगर फिर भी गलत था। वो खुद से ही कैसे अपनी बातों से पीछे हट सकती थी? मगर कल रात उसे सहारे की ज़रूरत थी और आर्ज़म अब तक उसके लिए मजबूत सहारा जाहिर हुआ था, तो फिर कल रात कैसे वो उसके वजूद को झुटला सकती थी? लेकिन अब वो कल रात के वक्त को ही कोस रही थी। इस जिल्लत सहने से अच्छा वो सोफे पर पड़ी ही मर जाती, मगर उसके पास ना आती। लेकिन वो भी तो खुद गर्जी दिखा रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रात को
वो हिचकियां लेते हुए वो मुश्किल बोलने की जतन कर रही थी जब आजम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख के दबाव बढ़ाया था। तो रात को फिर से मुझे इस्तेमाल कर रही थी? यही प्लान है ना तुम्हारा कि जब दिल चाहेगा इस्तेमाल करोगी और फिर एक कागज की तरह फेंक दोगी? उसके सुर्ख चेहरों को नजरों में लिए खफा होते हुए बोला था। उसके कपकपाते लब, नम गाल, आंसुओं से लबरेज आंखें और दुपट्टे के बगैर उसकी कुर्बत में धरा उसका मदहोश कुन सरापा। वो जाने क्यों उस पर गुस्सा कर रहा था। हाँ, शायद खुद को सुकून पहुंचा रहा था। रात भर भी तो वो आग में भड़का है। आखिर कैसे उसे सुकून बख्श सकता था? ये बात कैसे हजम हो सकती थी कि कुछ दिन बाद वो उसे छोड़ के चली जाएगी जब उसका मकसद पूरा होगा। मुझे नाश्ता तैयार करना है आजम। जब उससे कोई जवाब न बन पड़ा तो वो कपकपाती आवाज़ में गोया हुई थी। उसकी कुर्बत में तो दिल ढोल की तरह धड़क रहा था जबकि सांसें बढ़ती जा रही थी। तुम्हें बताए दे रहा हूँ, रात को मेरे सोने के बाद कमरे में कदम रखोगे और सुबह मुझे तुम्हारा वजूद अपने सामने नजर नहीं आना चाहिए। वो उसे तंबीह करता, एक नज़र उसके सिसकते वजूद पे डालता, उसके गिर्द से हाथ उठाता बेड से उतर गया था। लैलक हक्का बक्का से उसके पुश्त को देखे गई थी जो अब बाथरूम में बंद हो चुका था और अब फूट फूट कर रोती थी। वह किचन में खड़ी स्लैब पर हाथ रखे चाय बनने का इंतजार कर रही थी। अंडे वो बॉयल कर चुकी थी। नूरजहां बेगम ने आज नाश्ते में सिर्फ चाय और अंडे उबालने का कहा था। रोज़ की बनिस्बत आज का नाश्ता काफ़ी आसान था। लैलक, वो चाय के कप स्लैब पर रखकर स्टेनर कप पे रखे चाय निकालने ही लगी थी जब बरीहा की आवाज़ पे वो चौंक कर उसे देखे गई थी। आज वो कैसे उससे मुखातिब हो सकती है? नाश्ता मैं सर्व कर देती हूँ, आप मेरा एक काम कर दो प्लीज़। उसका हाथ थाम कर बोली थी, लहजा पुर उम्मीद था। कैसा काम? क्या करना होगा मुझे? लैलक अपनी हैरत पे काबू पाते हुए संभल के बोली थी। वो लड़की उसे समझ नहीं आई थी। एक आध दिन से वो उससे नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी जबकि महाल तो उससे आज तक मुखातिब ही नहीं हुई थी। आपको भाई के फ़ोन से उनके दोस्त आमिर का नंबर मुझे ला कर देना होगा प्लीज़। मैं खुद भाई से नंबर अखज़ कर सकती थी मगर वो यही फितरी शर्मो हया और लिहाज कैसे उनसे बराह रास्त ले सकती हूँ? प्लीज़ आप अभी मुझे ला दें। वो जैसे किसी नतीजे पे पहुंच चुकी थी। रात की इस कदर मुश्किल से काटी थी वो अरीहा के जहन में चलने लगा था। वो मज़ीद कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। उसे आखिरी रास्ता यही नजर आया था। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। उसकी बात सुनकर तो लैला के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। सुबह जो उसका मूड इस कदर बरहम था उसके बावजूद क्या वो कुछ करने की सकत रखती थी? कुछ आके उसके मोबाइल से नंबर निकालना? क्या मतलब लैलक भाभी, आप इतना सा काम नहीं कर सकती मेरा? वो मायूसी से बोली थी। नहीं डियर, तुम हटो, मुझे काम करना है। वो सिरे से इनकार कर चुकी थी। लैलक भाभी प्लीज़, हर्ज ही क्या है, मुझे तामीर से अर्जेंट बात करनी है। और देखिए फिर लेट भी हो रहा है मुझे। वो इतनी अफसुर्दगी से गोया हुई थी कि लैलक खामोशी से किसी सोच में पड़ गई थी। मगर वो कैसे एक बार फिर अपनी मौत को बुलावा दे सकती थी? लेकिन क्या लेकिन भाई बाहर टेबल पे बैठे हैं, आप उनसे मोबाइल लेकर बालकनी की तरफ जाएं। मैं वहाँ आपसे मिलती हूँ और प्लीज़ पासवर्ड खुलवा लेना। वो उसे ज़बरदस्ती किचन के बाहर भेजती हुई बोली थी। वो बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर आजम और नूरजहां बेगम दराज थे। वो धीरे से चलती हुई आजम तक आई थी। उसको अखबार पढ़ने में महव था। कुछ ठारस ये भी थी कि वह अपनी माँ के सामने तो उसे कुछ नहीं कहेगा। ये भी गनीमत थी कि वो कमरे के बजाय उनके साथ बैठा था। मुझे आपका मोबाइल चाहिए। वो उसकी कुर्सी के करीब खड़ी नजरें झुकाकर धीमे लहजे में बोली थी। वो जो अखबार पढ़ने में महव था उसे फिर से अपने सामने मौजूद देखकर तिलमिला उठा था। येलो फ्रॉक ज़ेबतन किए, येलो ही दुपट्टा गले में डाले वो खुले बालों के साथ चेहरे पे मासूमियत सजाए खड़ी थी। नूरजहां बेगम ना साथ होती तो वो उसे फिर से कुछ न कुछ सुना ही देता। क्यों? वो अखबार पे फिर से नजरें जमाए में बोला था। उस पर नजरें टिकाना मतलब अपना ही सुकून बर्बाद करने के मुतरादिफ था। क्या मतलब क्यों? ज़रूरत होगी तभी मांग रही होगी तुमसे, दो उसे। नूरजहां बेगम आजम के बेतुके सवाल पर उसे ही झाड़ने लगी थी। अम्मी दे रहा हूँ। वो तो हैरत की ज्यादती से अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। कल सुबह भी वो उसे डांट रही थी और अब भी। ब्राउन कोट की इनर पॉकेट में से उसने मोबाइल निकाल के उसे अनलॉक करके दे दिया। वो मोबाइल लेकर फौरन वहां से वॉकआउट कर गई थी और बालकनी में चली गई थी। से आते हुए लैलक के लिए भी एक फ़ोन लेकर आना। अच्छा नहीं लगता कि बीवी की जिम्मेदारियों से यूं हाथ उठा लो। उसे मॉल लेकर जाओ और शॉपिंग कराओ और ज़रूरत की अशिया उसे खरीद कर दो। पहले दिन से ही वो ऐसी बुझी है। लगता तो नहीं है कि ये तुम लोगों की पसंद की शादी है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, थक जाती है ना काम करके, तभी ऐसा लगता है आपको। अपने घर में उसने ये सब नहीं किया था तो उसे आदत भी नहीं है। आप फिक्र न करें, मोबाइल में ले आऊँगा। उसने खुद ही मुझे पहले इनकार कर दिया था, तभी मैं रुक गया था। चलें अब आप नाश्ता करें। वो अच्छे से बात बनाता वो आखिर में बात ही तब्दील कर चुका था। वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े गाहे बगाहे नाजुक से कलाई में पड़ी घड़ी में वक्त देख रही थी। दोपहर 12 से 12:30 हो चुके थे। इस कदर इंतजार पे वो कोफ्त से झंझला गई थी। ऊपर से धूप भी कुछ कम न थी। अभी वो सोच ही रही थी जब स्याह चमकती दमकती करोला उसके सामने आकर रुकी थी। उसे समझने में कुछ ही लम्हे लगे थे। वो धड़कते दिल के साथ बैग कंधे पे लटकाए, दुपट्टा गले में डाले गाड़ी के करीब
कदम बढ़ा गई थी। जब खुद ही बुलाया था तो इस कदर झंझलाहट क्यों? वो दरवाज़ा खोलकर तेज चलती सांसों के साथ गाड़ी में बैठी थी और दरवाज़ा बंद किया था। दरवाज़ा बंद करने की देर थी कि गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट हुई थी। इस हरकत में शायद एक लम्हा ही लगा था। ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? उसने सिर्फ यही सोचा था कि गाड़ी में एक मुलाकात हो जाएगी और वो अपनी बात और फैसले से आगाह करेगी, मगर वो उसे यूँ अचानक कहाँ लेकर जा रहा था? अरिहा का जहन मनफी सोचों में घिर गया था। आखिर नॉवेल्स में भी तो वो इस तरह का उल्टा सीधा कितना कुछ पढ़ चुकी थी, तो बुरे ख्यालात क्यों ना आते उसके जहन में? साइड पे कर रहा हूँ, किडनैप नहीं कर रहा कहीं ले जाकर, उसके परेशान से चेहरे को देखकर बोला था। आज सुबह उसे एक मैसेज मौसूल हुआ था। मैसेज पढ़ने के बाद भेजने वाले का नाम पढ़ के तो उसे ठीक ठाक हैरत हुई थी, मगर वो उससे मिलने आ गया था। दामिर को मालूम था कि ज़रूर वो उसे किस तरह कन्विंस करने की कोशिश करेगी, मगर वो भी अपने नाम का एक था। बोलो, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? वो गाड़ी को साइड पे लगाकर उसकी तरफ बिना मुड़े बोला था। अरिहा खौफ को ज़ायल करती हिम्मत से काम लेना चाहती थी, मगर यूं पहली बार तन्हाई में वो उससे मिल रही थी। ये नहीं था कि वो उससे शर्माती थी या घबराती थी, मगर फिर भी एक लिहाज था उनके बीच। उसने हमेशा से भाई के दोस्त की तरह उसे भी अपना भाई ही समझा था। कभी जो उसका ऐसा ख्याल उसके जहन में आया हो, आपने घर पे रिश्ता क्यों भेजा? दामिर को पता था कि उसका सवाल क्या होगा, इसलिए पुरसकून से बैठा था। तुमसे शादी करने के लिए, वो बिना रुके बोला था। मगर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती शादी आप मैडम? वो दिलचस्पी से बोला था। क्योंकि पढ़ रही हूँ ना मैं अभी। उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें टिकाए बोली थी। मैंने कब रोका तुम्हें पढ़ने को? मेरी तरफ से तुम सारी जिंदगी पढ़ती रहो। वो कंधे उठा के उसी के अंदाज में बोला था जैसे कोई मसला ही ना हो। मगर फिर भी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती। सुन रहे हैं ना आप? वो खामखा बात बढ़ाने की बजाय कोई भी कहानी बनाए बगैर साफ लहजे से गोया हुई थी। दामिर खामोश था। उस छोटी सी लड़की को देखने लगा था जो हमेशा उससे मकरूर ही लगती थी, जबकि जिद तो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और अना नाम की शय ने भी उसकी शख्सियत में भरपूर हिस्सा लिया था। वो अच्छे से जानता था कि यहाँ घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा और वो किस तरह उसे पागल कर देगी ये भी अच्छे से अंदाजा था। नहीं कर रहे ना फिर मुझसे शादी? उसकी खामोशी नोटिस में लिए बेताबी से बोली थी। हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से मिलाए वो परेशान सी बैठी थी। ये तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। स्टीयरिंग पे हाथ रखे गोगल्स आंखों पे चढ़ाए वो ड्राइविंग सीट पे बैठा उसे ही नजरों में लिए हुए था। उसके एक एक हरकत पर वह नजर रखे हुए था। जितना इस्तेहकाक उसकी नजरों और अंदाज में था वह जब्त करके रह गई थी। ये फैसला आपका भी होना चाहिए, आ रही है समझ? उसको घूर कर गुस्से से बोली थी और फ्रंट सीट का डोर खोलने की कोशिश करने लगी थी, मगर उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। डोर लॉक्ड की वजह से उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया था। अभी मेरे तमाम फैसले मान लो, शादी के बाद जो तुम्हारे फैसले होंगे वो मैं ज़रूर मान लूँगा, लेकिन ये शादी, ये फैसला मेरा है और देखना ये फैसला कितना कामयाब होता है। जस्ट वेट एंड वॉच। वो पूरे तमाद लहजे में बोला था। पॉकेट में से उसने एक सिगरेट निकाली थी और लाइटर से जलाकर अब होंठों के बीच रखी थी। हाउ डियर यू! कभी खुद को देखा कितने फजूल काम करते हैं आप और उम्मीद ये लगाते हैं कि मैं आपसे शादी करूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको आपकी मामा की कसम, प्लीज अब से मेरे घर पे मत आइएगा वरना भाई को बता दूंगी। वो उसके सिगरेट के कश पे जल भुन के रह गई थी, मगर उसे सब्र करना था, किसी तरह से उसे राजी करना था, वरना उसे मालूम था कि उसकी माँ ने किस कदर जल्दी में उसे उसके साथ ब्याह देना था। वैसे भी वो कितनी बार उससे बातों बातों में रिश्ते का जिक्र कर चुकी थी, लेकिन वह हमेशा नजरअंदाज करके रह जाती थी। मगर कल के बाद तो वह वाकईतन उसे दामिर के साथ रुखसत कर देंगी। क्या बताओगी भाभी को, भाई को? इनकार की वजह? चलो कोई खास वजह भी तो हुई तो श्योर मैं खुद हट जाऊंगा। पीछे अगर कोई वजह ठीक हुई तो? वह सिगरेट को लबों से निकालता हुआ आहिस्तगी से बोला था। इस कदर संजीदगी में भी उसका लहजा धीमा था। ब्राउन शलवार कमीज पहने, स्याह शॉल कंधों पे डाले, वो खासा वजीह लग रहा था। भूरे सिल्की बाल जल से सेट किए हुए थे, जबकि उसके तीखे नक्श बिल्कुल संजीदगी कायम किए हुए थे। मुझे आप अच्छे नहीं लगते। उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती हुई नजरें नीचे किए बोली थी। पहली लड़की हो तुम जो ये कह रही हो। खैर ये तुम्हारा मसला नहीं, मुझे तुम अच्छी लगती हो, काफ़ी है। चाहते हुए भी उसकी चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना आ सकी थी। गाड़ी का शीशा नीचे करके उसने जलती हुई सिगरेट को बाहर उछाला था और एक बार फिर उसकी तरफ मतवज्जा हो गया था। और आप मुझसे बड़े भी तो हैं। वो दोबारा उम्मीद और एतमाद कायम करने की कोशिश में लगी गाड़ी से बाहर देखती हुई बोली थी। लड़के अपनी होने वाली बीवी से बड़े ही होते हैं तो परफेक्ट लगते हैं। वो फिर से सुकून से भरपूर लहजे में बोला था। देखें ऐसा नहीं हो रहा, मुझसे बहुत बड़े हैं आप, और मेरे आइडियल से मैच भी नहीं करते। मुझे आपकी ये सिगरेट जहर लगती है, और आपकी ये बियर्ड भी, और आपका बिजनेस भी, आपका स्टाइल भी, आपका इतना बड़ा घर भी, और मुझे फैमिली वाले घर में शादी करनी है, वहाँ नहीं जहाँ सिर्फ अकेले बंदे के साथ रहना पड़े।
मुझसे कभी आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। वो एक एक नुक्स को ऐसे गिनवा रही थी जैसे इन सब में उसका कसूर हो। उसने लबों पे आती मुस्कुराहट जब्त की। मैं एडजस्टमेंट में तुम्हारे अच्छे से हेल्प कर दूंगा। अब आगे बोलो क्या रहता है। वो अब स्टीयरिंग पे दोनों हाथ जमाए शायद गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। समझ क्यों नहीं रही आप? हाँ, जब कह दिया कि मैं नहीं रह सकती तो आपके साथ 5 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती तो शादी कैसे करूंगी? अगर आपने अब ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की ना तो मैं। वो उंगली उठाए उसे वार्न कर रही थी। जब ही उसे अपनी उंगली उसके हाथ में महसूस हुई थी, वो दर्द से आंखें खोले उसे देख रही थी, जो अब उसका हाथ सख्ती से थामे हुए था और उसकी तरफ झुका था। आज तो इनकार कर लिया, मगर ये अपने छोटे से जहन में याद रख लो, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होनी है, वो भी बहुत जल्दी। तुम्हें बड़ी फैमिलीज पसंद है, इसका भी हल मेरे पास है, लेकिन वो शादी के बाद बताऊंगा। अभी कुछ बोला तो तुम्हारा चेहरा मजीद सुर्ख हो जाएगा। और बिजनेस की वजह से मैं अब तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन सकता। इनफैक्ट तुम्हारी ये ख्वाहिश बाद में जरूर पूरी हो जाएगी। वो भी मजीद बोलता जब उसके गालों पे बहते गर्म आंसू देखकर खामोश सा हो गया था, लेकिन रोब अब भी कायम था, जैसे ढील तो मुकाबिल को देनी ही ना थी। अपने ये आंसू साफ करो और इधर आओ। वो डैशबोर्ड पे रखा अपना हैंडसम फोन उठाता हुआ बोला था और उसकी तरफ रुक किया। क्या कर रहे हैं आप? उसकी भीगी आवाज समाज से टकराई थी। दामिर ने फ्रंट कैमरा खोलकर उसके जरा सा करीब होकर एक सेल्फी ले डाली थी। ये क्या किया आपने? अपने चेहरे पे से आंसू साफ करती शॉक्ड सी कैफियत में बोली थी। इतनी जल्दी उसने तस्वीर ले डाली थी कि अरिहा को समझने का मौका ही नहीं मिला था। हमारी पहली फाइट की पहली सेल्फी। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला, मोबाइल में सजी उन दोनों की तस्वीर देखते हुए बोला था। अरिहा को शदीद सदमा लगा था। कल शॉपिंग मॉल चलना है फॉर एंगेजमेंट प्रिपरेशंस। अगर मसला है तो जैसे आज टेक्स्ट किया था वैसे ही टेक्स्ट करके आगाह कर देना, मैं खुद से भिजवा दूंगा तमाम शॉपिंग। वो गाड़ी स्टार्ट करता उसके अफसुर्दा चेहरे को देखकर खुद पे काबू पाता हुआ बोला था, मैं नहीं करूंगी आपके साथ कोई एंगेजमेंट। और आपने मेरी पिक्चर अपने साथ कैसे ली? वो भीगी आवाज़ में बोली थी, मगर अंदाज तेज था। वो आप मुझ पे छोड़ दें कि किस तरह आपको पहले रिंग पहनानी है और फिर निकाह पेपर्स पे साइन करवानी है। अपने इस छोटे से जहन को मेडिकल की पढ़ाई तक महदूद रखो अपने। वो इस्तेज़ाइया लहजे में कहता हुआ गाड़ी को दौड़ाने लगा था, जबकि अरिहा कुलस कर रह गई थी, क्योंकि शायद यहाँ उसकी दाल गलना मुश्किल था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।